हेलो दोस्तों, हम करने जा रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट कलाम टेस्ट सीरीज के माइनर पेपर 7 का एनालिसिस। हम 1 से 6 पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं। पेपर 7 का आज हम कर रहे हैं। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन दिया रखा है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में असत्य कथन है। जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति के बारे में असत्य कथन बताना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अधिपत्र से की जाती है। तो ये आपका सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 1। आयरलैंड के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान नहीं लिया गया। कहाँ से लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया आपके कनाडा के संविधान से, कनाडा से लिया गया। तो आपको असत्य कथन पूछा तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? इसकी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत। किसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। वर्तमान में राज्यपाल पद की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया जाता है। सही बात है। इन ये दोनों पॉइंट है, इन पॉइंटों पर एक समिति बनी थी। कौन सी? सहकार्य समिति, सरकार्य समिति। जो कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1983 के अंदर। इस समिति से सिर्फ एक ही सुझाव लिया है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। बाकी ये दोनों पॉइंट इन्होंने सुझाव दिया था। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? राजस्थान के वे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे वो कौन है? मदनलाल खुराना या प्रतिभा देवी पाटिल या जी राजेश्वर या ओपी नेहरा है। तो वो है आपकी ओपी मेहरा साहब। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, या संबंधित राज्य की विधानसभा करती है, संसद करती है, राष्ट्रपति करती है? तो वह कौन निर्धारित करता है? वह निर्धारित करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका उल्लेख कौन से संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 155 में है, 155 के अंदर ही है। और जो ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का उल्लेख है, ये कब लागू किया था? ये 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत ये लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर राज्यपाल बन सकता है। और इसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कार्यभार के आधार पर वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राजस्थान राज्य के वे राज्य एकमात्र राज्यपाल कौन थे जिन्होंने किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? निर्मल चंद जैन, धनिकलाल मंडल, कल्याण सिंह या एम चन्ना रेड्डी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने अतिरिक्त कौन से राज्य का कार्यभार संभाला था? अतिरिक्त कार्यभार संभालता इन्होंने कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। हमें असत्य कथन बताना है। तो राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए आहूत करता है। ये सत्य कथन है। विधानमंडल का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा विघटन नहीं किया जाता। राज्यपाल केवल सत्रावसान कर सकता है, सहन करता है। विघटन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो आपको असत्य कथन पूछा तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्या ऑप्शन क्या है? राज्य विधानमंडल का कोई संविधान के अनुच्छेद 191 में वर्णित निरर्थकता से ग्रस्त को होने पर उसकी अयोग्यता दल बदल को छोड़कर से संबंधी विवादों का निर्णय राज्यपाल करता है। सत्य बात है। राज्यपाल विधानमंडल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखाओं से संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये भी आपका सत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका, कोई मामला राज्यपाल की सविवेकी शक्ति में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय कौन करता है? इसके बारे में आखिरी निर्णय स्वयं राज्यपाल ही करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सविवेकी शक्तियाँ राज्यपाल को किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सविवेकी शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले कितने माह की पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं? जो दीवानी मामले हैं
पूर्व कितनी सूचना के आधार पर लिया जा सकते हैं? 1 माह पहले या 2 माह पहले या 6 माह पहले या 3 माह पहले या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माह पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति को पुनः केंद्र सरकार में नहीं लिया जाना चाहिए? राजमनार आयोग था या सरकारी आयोग था, भगवान समिति आयोग था या पुंची आयोग था? तो देखिए वह आयोग था आपका राजमनार आयोग। राजमनार आयोग का गठित होता कब होता है? 1969 के अंदर। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी अपनी 1971 में। रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने? 1971 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी। ये किस के लिए बना था? ये राजमनार आयोग था, वो बना था अपना राज्य केंद्र के बीच संबंधों को सुधार के लेकर। राज्य व केंद्र के बीच संबंधों को लेकर ये समिति बनी थी। ये समिति बनी थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो राजमनार आयोग थे इसके अध्यक्ष थे आपके पीवी राजकुमार, राजमनार, पीवी राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जो तत्कालीन समय में राज्य उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऐसे कौन कौन से राज्यपाल थे? तो 2 राज्यपाल थे। तो ये थे आप NL टेबेरवाल थे और एक थे आपके मिलापचंद जैन। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 और 3 कौन से में? 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 में आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, राजस्थान के राज्यपालों का सही कालानुक्रम बताना है हमें। देखो प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल कब थी आपकी? 2004 से 2007 में थी। 2004 से 2007 में थी। शैलेंद्र कुमार सिंह थे, वो 2007 से थे 2009 में, फिर बीच में हट गए और फिर एक बार 2009 में 1 महीने के लिए और बने थे। निर्मल चंद जैन थे, वो 2003 में थे आपके। और कल्याण सिंह थे वो 2019 से अपनी 2024 तक राज्यपाल रहे अपने राजस्थान के। और हरिभाऊ बागड़े वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो कब शपथ ली थी उन्होंने? 31/7/2024 को। तो कालानुक्रम सही बताओ। पहले आएगा आपका निर्मल चंद जैन, फिर आएगा आपका 3 आएगा पहले, फिर आएगा आपका प्रतिभा पाटिल 1, और फिर आएगा आपका शैलेंद्र कुमार 2, फिर आएगा कल्याण सिंह, फिर आएगा हरिभाऊ बागड़े। तो 3, 1, 2, 4, 5 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 2 में है आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या है आपका? राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। राज्यपाल सविवेक से अध्यादेश प्रख्यापित करता है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश विधानमंडल के नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। तो ये सविवेक शक्ति नहीं है अध्यादेश। अध्यादेश कब लाता है? जब विधानसभा या विधान परिषद का सदन नहीं चल रहा है और कानून की आवश्यकता पड़ गई तब। किस अनुच्छेद के तहत लाता है? या अनुच्छेद 213 के तहत लाता है। ठीक है, और 6 माह के लिए स्थायी कानून बनाता है, और जब से विधानसभा गठित हो जाती है तो उन्हें अनुमोदन लेना पड़ता है। और देखो तो आंसर हो जाएगा आपका 1 से 3, 1 और 3 ऑप्शन नंबर 3। और जो ये अध्यादेश है वो एक ही विषय पर अनेक बार लिया जा सकता है। अध्यादेश है वो एक विषय पर अनेक बार लिया जा सकता है। कोर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, अनेक बार लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने की सही अवधि नहीं है। सही अवधि नहीं है। देखो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 को आपका पहली बार लगा था, फर्स्ट टाइम। ये तो है। तो फर्स्ट टाइम कौन था? राज्यपाल कौन था उस समय? राज्यपाल थे उस समय संपूर्णानंद महोदय, संपूर्णानंद। और अपने सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया महोदय। और कारण क्या था इसका? जो पहली बार लगा था फर्स्ट टाइम, उसका कारण था चौथी जो विधानसभा थी उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था इनको। चौथी विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखो, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक ये अपना दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। सेकंड टाइम लगा था। और सेकंड टाइम लगा था
तब कौन थे? राज्यपाल कौन थे? अपने राज्यपाल थे कौन? वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी महोदय। और सीएम थे आपके हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी महोदय थे। और कारण क्या था? केंद्रीय निर्देश था उसमें, केंद्र के द्वारा केंद्रीय निर्देश के आधार पर लगा था, उन्हें कोई कारण नहीं था। और ये लगा था आपका 5 माह। और फर्स्ट लगा था वो कितने दिन लगा था आपका? 44 माह। न्यूनतम कार्यकाल भी कितना लगा था? 44 दिन। तो न्यूनतम कब लगा था आपका? राष्ट्रपति शासन आपका फर्स्ट लगा था। तीसरा ऑप्शन देखिए आपका 17 फरवरी 1980 से 5 मई 1980। तो देखिए 17 फरवरी 1980 को तो लगा था, लेकिन कब तक लगा था? 5 मई 1980 तक नहीं लगा था, 5 जून तक लगा था, 5 जून 1980 तक। तो असंगत पूछा है तो असंगत तो ये हो जाएगा। और जो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा था, उस समय अपने राज्य का पालते आपके रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। और अपने सीएम थे आपके भैरों सिंह। और ये भी 6 माह तक लगा था और केंद्रीय निर्देश से लगा था। और लास्ट लगा था आपका 15 दिसंबर से 1992 से 3 दिसंबर 1993 के बीच। इस समय अपने राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी, चन्ना रेड्डी। और सीएम तो कौन थे? अपने भैरों सिंह ही थे, सीएम तो भैरों सिंह जी थे, भैरों सिंह जी। बट कारण क्या था यहाँ पर? कारण था आपका बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, विवाद था बाबरी मस्जिद का। और ये लगा था आपके 354 दिन। और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन ये था, सबसे लंबा, सर्वाधिक। ठीक है, कम हो गया आपका मोहनलाल सुखाड़े के समय 1944 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, या सदस्यों की कुल संख्या का 1/2, या सदस्यों की कुल संख्या का 1/4, या सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 में ऑप्शन नंबर 4, कुल सदस्यों का 1/6। और जो 1/6 सदस्य हैं उनका संबंध किन किन से होना चाहिए? देखो, एक तो विज्ञान से होना चाहिए इनका संबंध, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, समाज सेवा, कला और सहकारिता, कला और सहकारिता। कितने विषय? 3, 2, 5, 5 विषय। लेकिन जब राष्ट्रपति करता है ना लोकसभा राज्यसभा में, तो इनमें ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से? ये तो विज्ञान होता है, एक आपका साहित्य होता है, एक आपका कला होता है, और एक आपका समाज सेवा होता है। सहकारिता में उत्कृष्टता वाले को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं राज्यसभा के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखो 14 देखो, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल में अधीन रहेगी? वह आपकी ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 267 के अंदर। और ये कौन सी शक्ति है राज्यपाल की? वित्तीय शक्ति, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंदर आती है आकस्मिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल अपने कार्यपालिका शक्ति के तहत नहीं करता है? कौन से अधिकारियों की शक्ति का कार्यपालिका शक्ति के तहत मनोनीत नहीं करता है या नियुक्त नहीं करता है? देखो, राज्य के महान अधिवक्ता है, इसके नियुक्ति है राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 के अनुसार के में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 316 के तहत। और जो मुख्य सचिव है इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, इसकी नियुक्ति कौन करता है? आपके मुख्यमंत्री। इनकी नियुक्ति करता है आपके मुख्यमंत्री या सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है। और ये अपना त्यागपत्र भी कौन किसको देता है? त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री को ही देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो वो कौन सी थी आपकी? LM सिंघवी समिति, या PK तुंगन समिति, या गौडगिल समिति, या PK जीव राव समिति? तो संवैधानिक दर्जा करने की सिफारिश दी थी, वो थी आपकी LM सिंघवी समिति। इस समिति का गठन कब हुआ था आपका? 1986 के अंदर। और इन्होंने ये सुझाव दिया था, कौन सा? किस सुझाव के बारे में कानूनी दर्जा देने की सिफारिश की? इनका सुझाव था कि ग्राम न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए,
ग्राम न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। और इसी समिति की सिफारिश पर सन 2008 में, कितनी साल बाद में, 2008 में संसद ने ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया। ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया। ठीक है। और फर्स्ट काम है और अधिनियम पारित करने के लिए 2009 में आपके बस्सी जयपुर फर्स्ट ग्राम न्यायालय खोला गया, फर्स्ट। ठीक है। और 2009 में कौन सा पंचायती राज का स्वर्ण जयंती वर्ष भी मनाया गया? स्वर्ण जयंती वर्ष कब बनाया गया था आपका? 2009 के अंदर। ठीक है। जो पिंकी तुंगन समिति थी वो कब गठित हुई थी आपकी? 1988 में। और गॉडविल समिति भी 1988 में गठित हुई थी। और जीवीके राव समिति है, यह भी इम्पोर्टेंट है, 1985 में गठित हुई थी और इन्होंने 3 सुझाव दिए थे। ठीक है। ये 3 सुझाव पूछे जाते हैं, जैसे जिला प्रमुख को प्रमुख कार्यकारी संस्था बनाना चाहिए, नीचे प्रत्येक जिले पर कार्यकारी वो पंचायती राज अधिकारी उपस्थित होना चाहिए। इनके 3 सुझाव थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इनको भी याद कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 16-17 होगा। देखो, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छाटिए। दो धारा दे रखी है और प्रावधान दे रखा है। दो धारा 37 में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का अविश्वास प्रस्ताव लिया जा सकता है, ये आपका शेष कथन है। धारा 98 में क्या है? शक्तियों का प्रत्यायोजन, यह भी सही है। धारा 119 में सतर्कता समिति, धारा 119 में सतर्कता समिति नहीं है, तो असम्मिलित युग्म हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। सतर्कता समिति है वो कौन से अनुच्छेद में है? ये कौन सी धारा में? धारा 60A में, धारा 60A के अंदर है। और तो धारा 119 में क्या है? धारा 119 में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। धारा 99 में सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई नियुक्ति, तो असम्मिलित क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 18। राजस्थान के गठन के से पूर्व राजस्थान किस रियासत में सर्वप्रथम पंचायती राज कानून पारित किया था? तो वो रियासत थी आपकी बीकानेर रियासत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। कब गठित की थी यहाँ पर पंचायती राज एक्ट गठित हो गया था 1928 के अंदर, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान शपथ कौन दिलाता है? जो पंचायत समिति है उनके प्रधान उप प्रधान को शपथ दिलाता है आपका ग्राम विकास अधिकारी दिलाता है, या उपखंड अधिकारी दिलाता है, या संभागीय आयुक्त दिलाता है, या जिला कलेक्टर? तो वो दिलाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 उपखंड अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पैसा अधिनियम 1996 के संदर्भ में असत्य कथन है। राजस्थान में पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, ये सही कथन है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के 5% या 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य, यह भी आपका सत्य कथन है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा द्वारा गठित होना अधिकार समिति में कम से कम 15 सदस्य होंगे। कम से कम 15 सदस्य नहीं होंगे, कम से कम कितने होंगे आपके? कम से कम तो 10 सदस्य, कम से कम 10 सदस्य। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 हो सकते हैं। तो असत्य कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में जिलों में लागू है। और जो अपना पैसा एक्ट 1900 अधिनियम है, इस किस समिति की सिफारिश लागू हुआ था? वो समिति थी आपकी दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994। क्वेश्चन नंबर देखो 121, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। और जिला आयोजना समिति में सदस्य कितने होते हैं टोटल? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। जिला आयोजना समिति में सदस्य कितने होते हैं? 25 आपके। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस संशोधन में ग्राम सेवक पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी किया गया? तो ये किया गया था आपका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 में, या पंचायती राज अधिनियम 2020 में, या पंचायती राज अधिनियम 2018 में, या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2019 में? तो ये किया गया था आपका राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 में। ठीक है। तो ये हो जाएगा इस अधिनियम। ठीक है। तो जो ग्राम सेवक है आपका, ग्राम सेवक है
ग्राम सेवक है, कौन सी समिति की सिफारिश पर पद सृजित किया गया था? वो समिति थी आपकी, समिति कौन सी थी? जेएल व्यास, गिरधारी लाल व्यास, जेएल व्यास, गिरधारी लाल व्यास। इस कमेटी का गठन हुआ था आपका 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 243 के में इसका उल्लेख है। यस, पंचायत समिति ग्राम सभा की कार्यकारी समिति नहीं होती है। ग्राम पंचायत अपने कार्य हेतु ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो 1 और 3 देखो, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। जो पंचायत समिति है वो क्या होती है आपकी? पंचायत समिति आपकी ग्राम सभा और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है, जिला परिषद की बीच की कड़ी, बीच की कड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। एक ग्राम पंचायत की आबादी 5000 है तो उसमें कितने वार्ड पंच होंगे? तो उसमें वार्ड पंच होंगे आपके 13। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर देखो 25। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय दे रखे हैं और समिति दे रखी है। देखो अध्याय 2 के, अध्याय 2 क्या में क्या है आपका? ग्राम सभा है। अध्याय 4 में क्या है आपका? राज्य सरकार की शक्तियाँ हैं। अध्याय 4 क्या में क्या है? गांव की आबादी क्षेत्र का विनिमय है। अध्याय 2 में क्या है? वार्ड सभा है। तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायत विभाग द्वारा राजस्थान में निर्वाचन करवाए गए थे? तो सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव हुए थे 1960 में। तो आंसर हो जाएगा 1960। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई। गांव नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई। 1959 में राजस्थान विधानसभा ने अधिनियम पारित किया। विधानसभा ने क्या? अधिनियम पारित किया, अधिनियम पारित किया। ठीक है, फर्स्ट। और चुनाव 1960 में। और वर्तमान में कौन सा लागू है? वर्तमान में पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू। पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू है, 1994। क्वेश्चन नंबर देखो 27 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, मनरेगा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा की गए अवचार के संबंध में किसके द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी या जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी या विकास अधिकारी? तो ये की जाती है आपकी जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित स्थायी समिति में किस समिति का अध्यक्ष उप सरपंच हो सकता है? तो उप सरपंच किसका हो सकता है? देखो, वह समिति जिसका सदस्य हो, वह समिति जिसमें सरपंच सदस्य न हो, वह समिति प्रशासन एवं स्थापना समिति हो। तो 28वां का आंसर हो जाएगा वह समिति जिसका वह सदस्य हो, वह समिति जिसका सरपंच सदस्य न हो। इन 2 का ही अध्यक्ष हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। तो जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य है वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद में दिए गए आपके 243 जी में। 243 जी में कितने विषय दिए गए हैं आपको? 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय। तो देखो कौन सा है वो? भूमि विकास, ग्रामीण विकास, भूमि विकास भी है, ग्रामीण विकास भी है, पेयजल भी है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी है, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा भी है। तो 1 2 3 4 5 कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? ये मैंने बता दिया। कब खोला गया था? 2009 के अंदर। और कहाँ खोला गया था आपका? बस्सी, जयपुर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो 31 देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। तो पहला दे रहा है भू आकृतिक प्रदेश और प्राकृतिक भूदर से दिया हुआ है। तो आड़ोती का पठार है। तो आड़ोती के पठार में कौन सी पहाड़ी? इधर देखो भूदर से कौन सा पाया जाता है? उपरमाल का पठार।
या लसाड़िया पठार, कुचामन नावा जिले या मेरवाड़ा के पहाड़ियाँ। तो 31 में देखिए आड़ोती पठार में आता है ऊपरमाल। ठीक है। मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश, तो मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश कौन सा है आपका, हो जाएगा आपका लसाड़िया पठार, मेवाड़ में आता है उदयपुर में। मध्य प्रदेश अरावली प्रदेश में मेरवाड़ा की पहाड़ी आती है C3 में, और नागौर उच्चभूमि में आते हैं आपके कुचामन नवा जिले। तो 31 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर देखो 32, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कितनी प्रतिशत भूभाग पर बालुका स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो बालुका स्तूप, तो वह होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, 58.5%। तो देखो आपका 58.5% क्या है आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो देखो जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है आपका, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, वो आपका 61.11% पर है। जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो शुष्क प्रदेश, एक दूसरा किसमें, अर्धशुष्क प्रदेश में। एक तो शुष्क प्रदेश, दूसरा था आपका अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश को पुनः कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया। ये तो बालुका स्तूप युक्त, बालुका स्तूप युक्त, और एक बालुका स्तूप मुक्त। स्तूप मुक्त। तो युक्त तो कितना है आपका 58.5% भाग पर, और मुक्त कितना है यहाँ से 41.5% भाग पर। अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। गग्गर मैदान, गग्गर बेसिन बोल सकते हैं हम। शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश, शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश। नागौर उच्चभूमि, नागौर उच्चभूमि, और आपका लूणी प्रदेश, लूणी प्रदेश 1, 2, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका, निम्न में से अर्धशुष्क बांगर प्रदेश के बारे में सत्य कथन है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर सेमीवर्षा से रेखा द्वारा निर्धारित होती है। 56 की पहाड़ियाँ इस प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में मेंढा नदी घाटी में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो मेंढा नदी घाटी तो बहती नहीं है वहाँ पर, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका। और जो तारा बालुका स्तूप है आपके, तारा बालुका स्तूप, वो कौन सी नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं आपके, घग्गर नदी क्षेत्र में। घग्गर का मैदान है वहाँ, हनुमानगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं तारा बालुका स्तूप। हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर हिसार तक फैले हुए तारा बालुका स्तूप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका, खटखट दर्रा स्थित है। जो खटखट दर्रा है वो उदयपुर में स्थित है, राजसमंद में स्थित है, अजमेर में या बूंदी में। तो ये स्थित है आपके बूंदी के अंदर। क्या स्थित है, बूंदी में। बूंदी में कितने दर्रे स्थित है, 4 दर्रे स्थित है। कौन कौन से 4 दर्रे, ये तो देखो रामगढ़ खटखट दर्रा, रामगढ़ आपका खटखट दर्रा। दूसरा आपका जेतवास दर्रा, जेतवास दर्रा। तीसरा आपका लाखीरी दर्रा, लाखीरी दर्रा। और चौथा आपका बूंदी के निकट दर्रा, निकट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित त्रिकोणीय कौप बेसिन का निर्माण करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। कौन सी है आपकी, चंबल बनास छिप या परवन पार्वती या निवाज, चंबल कालीसिंध व पार्वती या कालीसिंध और गोमती। तो नदियाँ कौन सी हैं, तो 35 में आंसर हो जाएगा चंबल कालीसिंध और पार्वती। चंबल कालीसिंध पार्वती ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली प्रदेश श्रेणी के लिए सही नहीं है। देखो वर्तमान में अरावली पर्वत श्रेणी केवल अवशिष्ट रही है, अवशिष्ट रही है, इसे रेजिडुअल भी बोलते हैं, रेजिडुअल भी बोलते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का भारत में महान जल विभाजन का भाग बनाती है। यस, ये बात जल विभाजन का भाग बनाती है। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति मेसोजोइक कल्प में हुई के उत्तरार्ध में हुई थी नहीं। ये किस, इसका काल क्या है आपका, प्री कैम्ब्रियन कल्प, प्री
कैम्ब्रियन कल्प काल में हुई थी ये कल्प। तो ये गलत असत्य कथन पूछा तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम भाग पूर्व उत्तर पूर्व भाग की तुलना में चौड़ा है, ये भी सत्य कथन है। तो अरावली अपनी अरावली की उत्पत्ति तो आपकी प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई थी। ठीक है, इसकी जो भूगर्भित संरचना की जानकारी है, भूगर्भित संरचना की जानकारी उससे ये किसने दी थी, आपकी A.M. हेरोनवॉदी ने दी थी, A.M. हेरोनवॉदी ने दी थी। और इसकी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत कहाँ है आपके, USA में। विश्व ज्योग्राफी आपकी पूछ सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसकी जो कुल टोटल है ये कितनी है, 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है लंबी। तो राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में आपकी 550 किलोमीटर। ठीक है, कुल प्रतिशतता कितना प्रतिशत भाग है आपकी, 80% भाग में राजस्थान में फैली हुई है। राजस्थान को देखो, राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, इसे अडावल। अरावली को राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, अडावल, अडावल। पौराणिक भाषा में क्या बोलते हैं इसको, पौराणिक भाषा में बोलते हैं आपको परिपत्र, परिपत्र। और भौगोलिक भाषा में बोलते हैं इनको, भौगोलिक भाषा में बोलते हैं इसको मेरू। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। और विकास ये भी पूछा गया अरावली का विकास कौन सी क्रम की चट्टानों से हुआ है, तो विकास हुआ है इसके दहली क्रम की चट्टानों से, दहली क्रम की चट्टानों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, राजस्थान में अरावली स्थित निम्नलिखित चोटियों में से उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम बताना है हमें। तो देखो लीलागढ़ है, लीलागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 876 मीटर। उदयपुर में लीलागढ़ 876 मीटर है। बाणगढ़ अलवर में इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 649 मीटर है। अलवर में है बाणगढ़, अलवर। नागपाड़ कहाँ है आपकी, अजमेर के अंदर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर, 795 मीटर अजमेर एजी। और बरवाड़ा कहाँ है आपकी, जयपुर के अंदर है, 786। और कहाँ ये, जयपुर के अंदर। तो देखो अब ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। तो पहला आएगा आपका लीलागढ़, फिर आपका नागपाड़, फिर आपका आएगा बरवाड़ा, और फिर आएगा आपका बाणगढ़। तो आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में 198 मिलीबार की समदाब रेखा कौन से जिला समूह से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक पूछते हैं आपके 197, तो 197 मिलीबार समदाब रेखा है, 197। जो 197 मिलीबार समदाब रेखा है वो गुजरती है आपके जैसलमेर से, बीकानेर से और गंगानगर से। ठीक है, अनूपगढ़ बन गया तो अनूपगढ़ भी आ जाएगा अब। ठीक है, और जो 198 आपकी देख ली, 199 कहाँ से गुजरती है, 199 मिलीबार रेखा है वो गुजरती है आपकी जालौर से, जालौर से, पाली से, अजमेर से, टोंक और आपके सवाईमाधोपुर से। ठीक है, और 1000 मिलीबार रेखा है, मिलीबार समदाब रेखा, वो गुजरती है आपकी सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से और आपके झालावाड़ से। ठीक है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, कोपेन के जलवायु के अनुसार निम्न से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखो गंगानगर है, BWSW नहीं पाई जाती है वहाँ पर, और सॉरी गंगानगर है वहाँ पर BWSW, CWG जयपुर में, BSSW राजसमंद में नहीं पाई जाती है। ऐसा मिले तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, कोपेन का जो जलवायु वगैरह है वो इस तरह है, देखो ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। तो यहाँ पर तो है आपका BWSW, जैसलमेर से लेकर गंगानगर तक। ठीक है, फिर आपका BSSW है आपका ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया है सबसे बड़ा वाला CWG, और नीचे वाला आपका AW। तो सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है आपका, सबसे बड़ा कोपेन के अनुसार BSSW है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो,
जल संसाधन विभाग राजस्थान की वर्षा रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी दर्ज की गई है? वो दर्ज की गई आपकी 69.53 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर होती है। तो ये आपका सत्य कथन है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का सामयिक और क्षेत्रीय वितरण अधिक असमान है। यह भी आपका सत्य कथन है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ घटती है। यह भी सत्य है। राजस्थान की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की नहीं है। तो असत्य कथन तो क्या जगह ऑप्शन नंबर 4। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है फिर? तो राजस्थान की जलवायु है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क मानसून। उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क मानसूनी प्रकार की राजस्थान की जलवायु। तो तापमान के आधार पर कैसी है? तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो तापमान के आधार पर राजस्थान की है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है। और ऋतु परिवर्तन के आधार पर कैसी है आपकी राजस्थान की जलवायु? ऋतु परिवर्तन के आधार पर कैसी है आपकी? मानसूनी। और वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखो वार्षिक वर्षा है ना, वर्षा राजस्थान में वार्षिक वर्षा होती है आपकी 57.51%। और इसके आधार पर कैसी है वर्षा? अर्धशुष्क। वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क प्रकार की। और टोटल जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क मानसूनी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर देखो 42, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है आपका? जैसलमेर, चूरू, सिरोही या भरतपुर? तो वह जिला होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सिरोही। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला DBW प्रकार की जलवायु के प्रतिनिधि जिला है? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, झुंझुनू है? 43 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर। जो थानडाइक है उसमें देखो वर्षा और औसत तापमान के साथ साथ वाष्प उत्सर्जन को भी लिया था उन्होंने, वाष्प उत्सर्जन के आधार पर बटा था। और उनका देखो ये अपना राजस्थान है, मान लो ये अपना राजस्थान है। ठीक है। तो राजस्थान है तो उनका वर्गीकरण कैसा था? देखो जो पश्चिमी क्षेत्र भाग था वो तो था आपका EA-D था। और जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग में क्या था आपका? DB-W था, बीकानेर, गंगानगर और मांगड़ वाला B-W। और जो बीच वाला भाग था वो था उनका DA-W। और नीचे नीचे वाले भाग में उनके जो थी वो तो CA-W प्रकार की जलवायु। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा था उन्होंने, थानवेट ने। कौपेन ने भी कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर देखो 44, निम्न में से राज्य किस जिले में जून का औसत अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है? वो दिया जाता है आपका चूरू के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और सर्वाधिक स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान, वह है आपका उष्ण या शुष्क स्थान है ना, वो आपका है फलोदी। फलोदी भी जिला बन चुका है फलोदी। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ऑप्शन नंबर कौन सी नदी वरा लसवारी नदी के उपनाम से जान जाती है? तो वरा और रसवारी नदी है उस नाम से जान जाती है, वो आपकी रूपाली नदी जान जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रूपाली नदी का उद्गम स्थान पूछा जाता है। उद्गम स्थान कहाँ है इनका? इनका उद्गम स्थान है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर आपको आ जाएगी अलवर। ठीक है। साबी सेवर की पहाड़ी जयपुर, सेवर की पहाड़ी। ठीक है। रोपनगढ़ निकलता नाला वो सांबर में गिरता है, वो कहाँ से निकलता है? अजमेर से, आपके अजमेर से निकलता है। और मेठा जो मेंढा नदी है ये भी सांबर जेल में गिरती है और इसका उद्गम होता है जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ी से, मनोहरपुरा की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सम्मिलित जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो घग्गर श्रीगंगानगर में बहती है, बूंदी में कुराल बहती है, दौसा में मोरेल बहती है और करौली में गंभीर नहीं बहती। करौली में कौन सी बहती है आपकी? गंभीर बहती है, जो गुड़ला महावीर से जिससे उत्पन्न होती है, गुड़ला महावीर जी करौली से गंभीर नदी। ठीक है, जिसमें 5 बांध बंधा हुआ है
आपका पांचना बांध किस नदी पर है? गंभीर नदी पर, ये पार्वती नदी गंभीर नदी पर, पांचना बांध, ठीक है। और जो जो गंभीरी है आपकी, जो गंभीरी, इस गंभीरी का उद्गम होता है आपकी जावद की पहाड़ी एमपी से। जो जावद की पहाड़ी है एमपी से, एमपी से होता है। और जो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से। और ये किसकी सहायक नदी है? आयड की, आयड की सहायक नदी है। और गंभीरी और आयड के संगम पर कौन सा दुर्ग बना है आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। इस नदी का उद्गम नया सानवरा नामक स्थान से होता है। इस यह नदी स्वरूपगंज सिरोही के बनास बांध बना हुआ है। तो उपरोक्त में से किस नदी को इंगित करती है? यह नदी करती है आपके पश्चिमी बनास को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 देखो। चमल नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें सत्यकूट की पहचान करनी है हमें। तो यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र बारहमासी नदी है, ये भी सत्य कथन है। यह चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य सैकड़े गोर्ज से होने वाली बहती है, तो ये भी आपका सत्य कथन है। उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के निकट से यह नदी यमुना में नदी मिल जाती है, यह भी सही है। यह नदी जवाहर सागर बांध केवल सिंचाई के लिए आपूर्ति, ये जवाहर सागर बांध केवल सिंचाई के लिए नहीं है, यहाँ से बिजली उत्पादन के लिए भी उपयोग लिया जाता है, बिजली उत्पादन भी किया जाता है यहाँ से, तो केवल सिंचाई के लिए नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 कौन सी? ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। यदि हम बनास की बाईं किनारे से इसके उद्गम से संगम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को सही क्रम में पाएंगे। तो देखो सहायक नदियाँ कौन सी? पहली आपकी आएगी कोठारी, कोठारी के बाद खारी, खारी के बाद डाई और डाई के बाद मानसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी नदी का उद्गम होता है आपकी दिवेर की फाड़ी से। देखो कोठारी का तो होता है दिवेर की फाड़ी से, दिवेर की फाड़ी का है राजसमंद। और जो खारी नदी है, खारी नदी का उद्गम होता है यहाँ से बिजराल की फाड़ी से, बिजराल की फाड़ी से, बिजराल की फाड़ी, बिजराल की फाड़ी। डाई अजमेर से होती है और मानसी आपकी भी अजमेर से निकलती हैं। ऑप्शन हो जाएगा 2। जो खारी नदी पर एक बांध है कौन सा? मेजा बांध, अजमेर में नारायण सागर बांध खारी नदी पर हो। और कोठारी नदी पर आपका मेजा बांध जो भीलवाड़ा को जल आपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मेज घोड़ा पछाड़ की सहायक है, बेड़ज की ओराई है, सोम और सिपो, सोम की सिपो सुगली और माई की हरण। तो माई की तो हरण है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। सोम की सिपो सुगली नहीं है, ठीक है। सिपो और सुगली किसकी सहायक नदी है? आपकी पश्चिमी बनास की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट। और सोम किसकी सहायक है? आपकी माई की। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। लूणी नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है हमें। तो लूणी नदी है, यह नदी अपने उद्गम स्थान पर सागरमती के नाम से जन जाती है, ठीक है। इस नदी बेसिंग पूरी सीमा कालाबुरा डूंगर है, यह भी सत्य है। यह राज्य कुल अफवाह तंत्र का 8.4% भाग रखती है, 8.4% भाग नहीं रखती, कितना रखती है? 10.40% भाग। तो असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। जोधपुर में इस नदी पर पिछैक बांध बनता हो, यह भी सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर देखो 52। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है हमें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। अभी देखो मैंने बताया कोठारी नदी कहाँ से निकलती? दिवेर की फाड़ी से, तो एक तो बी तो आ जाएगा 3 में। बाणगंगा कहाँ से निकलती है? आपकी बैराट की फाड़ी से, 4 में। माही नदी कहाँ से निकलती है? मेंढ झील अमरोरू, जो माही नदी है वो निकलती है आपकी मेन झील अमरोरू एमपी से, और काली से निकलती है बागलीगाल देवास एमपी से। तो आंसर की देखो 52 में क्या आ जाएगा? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो 53। निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर पांचना बांध बना हुआ है? तो कौन सी नदी है पांचना बांध बना हुआ है? वो बना अभी बताया मैंने, कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी पर। तो पांचना बांध बंधा हुआ है, वो निर्मित है कौन कौन सी नदी पर है? देखो भद्रावती, अट्टा, माची, बेरखेड़ा और बेसावट। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है आपका भद्रावती, अट्टा, माची, बेरखेड़ा और बेसावट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो।
राजमहल टोंक के निकट त्रिवेणी संगम निर्मित करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय कौन सा है? तो बनास है, जो बनास की बांध बनाती है। देखो बेड़च गंभीरी कोठारी या चंबल बनास शिप, ये तो आपके कहाँ बनाती है? ये बनाती है आपकी खंडार तहसील सवाईमाधोपुर में, खंडार तहसील के रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है आपकी चंबल बनास शिप। ठीक है, सवाईमाधोपुर में खंडार तहसील। ठीक है, और आपको पता राजमहल कौन सी बनाती है? बनास डाई खारी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 54 में। और बेड़च गंभीरी कोठारी, तो बेड़च और गंभीरी और कोठारी, तो कोठारी ये त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है। और बनास बेड़च और मैनाल, तो बनास बेड़च और मैनाल बनाती है वो आपकी बिगौद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? बिगौद भीलवाड़ा में, बिगौद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है आपका। ठीक है, एक और बनाती है, राजमहल हो गया, एक कौन सा बनाती है? देवदाम में, देवदाम टोंक में, देवदा टोंक में, वहाँ कौन सी बनाती है आपकी? ये तो मानसी और बांडी और आपकी बनास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 55। राजस्थान के जलग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है, तो सही आरोही क्रम कौन सा है 55 में? माही से ज़्यादा है चंबल का, चंबल से ज़्यादा है लूनी का, लूनी से ज़्यादा है बनास का। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका बनास का। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना अंश अति अग्निवर्षण क्षेत्र में सम्मिलित है? 2.20%, 1.18%, 4.24% या 3.62%। तो 56 में आपका आंसर हो जाएगा 2.20%, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक है। तो वो कौन कौन से जिले हैं? तो वो जिले आपके कोटा, सवाईमाधोपुर और राजसमंद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोटा, सवाईमाधोपुर और राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में संपदा से संबंधित असंगत युग्म की पहचान करो। राजस्थान वन विशेष और जिला दे रखा है हमें। तो देखिए, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत प्रतापगढ़ उदयपुर में, ये सत्य है आपका। न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू हनुमानगढ़ में, ये भी सत्य है। अति सघन वन अधिकतम अलवर जयपुर, ये भी सही है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि प्रतापगढ़ पाली में नहीं हुई। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी? सबसे देखो पाली में तो हुई थी, लेकिन प्रतापगढ़ में नहीं हुई, अजमेर और पाली में हुई थी आपकी, अजमेर और पाली। तो असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 59, ISFR की 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर राजस्थान में कुल वनावरण का क्षेत्रफल है वह आपका 16,655 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो 60, राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। तो देखो, इन वनों में वानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है। यह वन राज्य में कुल वन के 28.38% भाग पर पाए जाते हैं। ये राज्य में के 75 से 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? सत्य कथन देखो, सत्य तो 1 और 2 ही सत्य है आपके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 60 में। वर्षा कितनी पाई जाती है इनमें? 50 से 80 सेंटीमीटर होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, अरावली वर्षारोपण योजना की शुरुआत कब होती है? जो अरावली वर्षारोपण योजना है उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1993-94 में। तो 1993-94 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी को जलाकर चारकोल या कोयला बनाया जाता है? दोखड़ा, पलाश, खेर या बबूल। तो किस लकड़ी को बनाकर चारकोल कोयला बनाया जाता है? तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोखड़ा। दोखड़ा वन की जो लकड़ी होती है उसको जलाकर क्या बनाया जाता है? चारकोल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, निम्नलिखित में से असमूलित युग्म का हमें चयन करना है। देखो, खसखस कहाँ बर्तमान पाई जाती है? सत्य कथन है। धामण घास आपके जैसलमेर में पाई जाती है। मोचा घास भीलवाड़ा नहीं पाई जाती, कहाँ पाई जाती है? आपकी चूरू में पाई जाती है। तो असत्य पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूर घास कहाँ पाई जाती है? आपकी बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 64 देखो,
राज्य में खैर वन्य विस्तृत है, राज्य में जो खैर वन है वो विस्तृत है। तो खैर वन आपके कोटा, बारह, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। तो देखो कोटा, बारह, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ कौन से, ऑप्शन नंबर 4 में आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में 2040 तक वन संपत्ति अनावरण को राज्य में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया आपके 20%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, नावा में सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक स्थापित किया गया मॉडल साल्ट फार्म, मेगा फूड पार्क या मसाला पार्क या सिरेमिक कॉम्प्लेक्स। तो 66 में आपका आंसर हो जाएगा मॉडल साल्ट फार्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, वर्तमान में देबारी उदयपुर का जस्ता संयंत्र संचालित है। देबारी उदयपुर है, उसका जो जस्ता संयंत्र है वो स्थापित संचालित है किसके द्वारा? वेदांता कंपनी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वेदांता उदयपुर देबारी जो ये है, इसकी स्थापना कब हुई थी? समूह की HZL की जस्ता समूह, इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। ठीक है। और जो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, इसकी स्थापना कब हुई थी? खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू में। और ज्योग्राफी के अनुसार न्यू ज्योग्राफी में खेतड़ी और नीम का थाना के अंदर आता है 1967-68 में, 1967 में। और किसकी सहायता से? USA की सहायता से। और एक पूछा जाता है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कहाँ है आपके? अजमेर में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1967 में। कौन से देश की सहायता से? चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से, स्लोवाकिया देश की सहायता से। ठीक है। एक और पूछा जाता है आपका HCL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में जयपुर में हुई थी, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर देखो 68 क्या है आपका? 10-11 ऐसे मॉडर्न बेकरीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1965 में हुई थी उनकी। एक था आपका राजस्थान ड्रग्स फार्मासिस्ट, उनकी स्थापना जयपुर में 1978 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 देखो आप, निम्नलिखित में से वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग से संबंधित सत्य कथनों का हमें चयन करना है। राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित की गई थी। चंबल, वीर, बालक, नेताजी, ईंधन मार्का आदि सरसों के तेल प्रमुख कारखाने। वर्तमान में सर्वाधिक वनस्पति घी का उत्पादन भरतपुर में नहीं होता है। तीसरा तो गलत हो जाएगा। सर्वाधिक वनस्पति घी का उत्पादन कहाँ होता है वर्तमान में? वो होता है आपके जयपुर के अंदर। तो सत्य कथन पूछा, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के नए भंडार जैसलमेर के कौन से स्थान पर मिले? लखनऊ की टाणी में या लुया साउथ में, मियाँ की टाणी में, उपरोक्त सभी स्थानों पर। तो 69 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी स्थानों पर। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट से अंतर दे रखी है और सूची सेकंड में अभी अवस्थिति दे रखी है। तो देखो श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ है आपका? गुलाबपुरा 4 में हो जाएगा। ब्यावर, श्री सीमेंट क्या है? ब्यावर अजमेर में, तो 3 में हो जाएगा। बायो डीजल रिफाइनरी कहाँ है आपका? बायो डीजल है वो रिफाइनरी आपका कालरावास उदयपुर में। वेस्टेज स्पिनिंग मिल्स ये कहाँ आपकी? नागौर में, लाडनू में। ठीक है। राजस्थान कोऑपरेटिव कहाँ है आपकी? गुलाबपुरा में। तो आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सूती वस्त्र उद्योग है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन कृषि आधारित दूसरा नहीं, कृषि आधारित प्रथम सबसे बड़ा उद्योग है। तो पहला तो गलत हो गया आपका। यह उद्योग राज्य में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ये सत्य कथन है। राज्य में सर्वाधिक महिला इसी उद्योगों में कार्यरत है, तो यह भी सत्य कथन है। 71 आंसर हो जाएगा 2 और 3, देखो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित नहीं है? कौन से स्थान पर नहीं है? तो लूणकर से बीकानेर में है, तो सीतापुरा जयपुर में है, बुनाडा जोधपुर में या निमराना अलवर में। तो कौन से में नहीं है? तो लूणकर बीकानेर में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 73 देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिको का नहीं है? राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाएं विकास करना रिको का कार्य है। उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधनीय सेवा प्रदान करना, यह भी रिको का कार्य है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सहज की स्थापना करना, यह भी रिको का है। फ्लेक्सी ऋण योजना का संचालन करना, यह रिको का नहीं है। ये किसका है? आपका राजस्थान वित्त निगम का है। राजस्थान वित्त निगम का कार्य है। आरसीएफ की स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। मुख्यालय का इसका जयपुर में, जयपुर के अंदर। रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना स्वतंत्र रूप से जनवरी 1980 में, जनवरी 1980 में। ठीक है। और जो आरसीएफ है कितनी योजनाओं का संचालन करता है? 7 योजना का। कौन कौन सी? सेमपैक्स, टेक्नोकिट, शिल्पवाड़ी, फ्लेक्सी ऋण और टॉप ऑफ, सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम और एकल खिड़की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 74। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं 3rd बी के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75 देखो। अधोलिखित में से खरीफ फसलों से संबंधित है? समुच्चय नहीं है। तो खरीफ फसलों से संबंधित समुच्चय कौन सा नहीं है? तो मक्का, अरहर, मूंगफली खरीफ से संबंधित है। अलसी, सूरजमुखी, मसूर, यह सूरजमुखी है वो कौन से आपकी रबी की फसल है? तो अलसी भी रबी फसल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ के संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना। जो कृषि फार्म सूरतगढ़ है उसके बारे में। यह एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक मशीनीकृत कृषि फार्म है, यह सत्य है। यह उच्च गुणवत्ता वाली फसलों की किस्मों का अनुसंधान करता है, यह भी आपका सत्य कथन है। या उन्नत पशु नस्ल विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य किया जाता है, यह भी सत्य कथन है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। माई कंचन किस्म किस स्थान पर विकसित हुई है? जो माई कंचन किस्म है वो आपकी किस स्थान पर विकसित हुई है? ये हुई आपकी कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78 देखो। हरित क्रांति का प्रमुख तत्व है उन्नत बीज, रासायनिक खाद, यंत्रीकरण या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। हरित क्रांति कब विकसित हुई थी? 1967-68 में, 1966-67 में। और भारत में जनक कौन था? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। राज्य में मोटा अनाज उत्पादन क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हमें। राजस्थान में मोटा अनाज उत्पादन में 28.6% स्तर के साथ देश में 30 स्थान पर है। मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान पर, तीसरे स्थान पर नहीं है। कौन से स्थान पर? आपके प्रथम स्थान पर। तो असत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 80। कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में कृषि फसलों के उत्पादन में के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। फसल दी रखी है और सर्वाधिक उत्पादन दे रखा है। तो देखो बाजरा है जोधपुर, मूंगफली बीकानेर, कपास श्रीगंगानगर और तंबाकू जालौर। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो कितने युग्म सम्मिलित है? 2 ही सम्मिलित है आपके। देखो बाजरा है वो जोधपुर में नहीं होता, सर्वाधिक कहाँ होता है? अलवर। 2021-22 के अनुसार अलवर भरतपुर में होता सर्वाधिक। ठीक है। मूंगफली है वो बीकानेर में सर्वाधिक होती है। कपास है गंगानगर से पहले किस्म सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। तो 2 गलत हो गए आपके। तो मूंगफली और तंबाकू आपके सही है, 2 और 4 सही है आपके। तो 2 युग्म सही हो गए। क्वेश्चन नंबर देखो 81। निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का योगदान देश के कुल उत्पादन में 50% अधिक है? वो कौन सी फसल है? जवार या चना या बाजरा। तो 81 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका गंवार। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। वर्ष 2022 में अन्य शिखर केंद्र सहित राजस्थान में कुल कितनी कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए? 34, 42, 45 या 47। तो 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 47। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। राजस्थान का पहला सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बूंदी, जयपुर, चौमू या सीकर। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो पहला स्थापित किया गया था आपका बूंदी के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर देखो 84, प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार द्वारा, स्वदेश दर्शन से, या ग्रामीण आवास या शहरी आवास से, या पुरातात्विक स्थल से? तो प्रसाद योजना का संबंध आपके 84 में ऑप्शन नंबर 1 तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, मरु त्रिकोण की किस वित्तीय संस्था के योग से विकसित किया जा रहा है? कनाडा की जेपीसी संस्था द्वारा, रूस की जेसीबीआई संस्था द्वारा, या जापान की जेबीआईसी संस्था द्वारा, या अमेरिका की जेपीजी संस्था द्वारा? तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जापान की जेबीआईसी संस्था द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित राजस्थान के दुर्ग है? छठवीं शामिल है, 6 दुर्ग है, कुमलगढ़, जैसलमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन और रणथंभौर। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। पैटर्न केंद्र दे रखा है और स्थान दे रखा है, ठीक है। देखो चंद्र महल है वो कहाँ आपका जयपुर में, ठीक है। नतमहल की हवेली, नतमहल की हवेली कहाँ है आपकी जैसलमेर में। जूनागढ़ किला बीकानेर में, सोनी जी की नसी अजमेर में। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है हमें। पर्यटन नीति और घोषित दिवस, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है 15 जुलाई 2021 को हुई थी, घोषित दिवस सही है। लव कुश वाटिका योजना की घोषणा आपकी 1 जुलाई 2022 को हुई थी। राज्य की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना 18 अप्रैल 2022 को हुई थी। पेइंग गेस्ट योजना है, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 1981 को नहीं हुई थी, 1991 को हुई थी। पेइंग गेस्ट योजना है। क्वेश्चन नंबर देखो 89 90 आ गया, 89 नहीं आएगा, 89। तो देखो 89 क्वेश्चन है आपका, वो क्या था आपका? 89 क्वेश्चन था आपका अर्थुना का जो पर्यटन क्षेत्र है, कौन सा? अर्थुना का पर्यटन क्षेत्र, वो कौन से सर्किट के अंदर आता है? वो आता है आपके वागड़ सर्किट के अंदर। आंसर हो जाएगा उसका वागड़ सर्किट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, अब निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को का चुनाव करना है हमें। कजली तीज महोत्सव कहाँ पर आ जाता है? जयपुर में, या मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, शीत महोत्सव माउंट आबू में? तो 90 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कजली तीज है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी बूंदी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 91 क्या आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संबंध में कथनों पर हमें विचार करना है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह आपका सत्य कथन है। इस योजना का बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से वहन किया जाएगा, यह भी सत्य कथन है। तो देखो सत्य कथन पूछा तो 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हेतु पहली इन्वेस्ट मीट व रोड शो आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या कानपुर? तो ये किया गया था आपका मुंबई के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 NIRF 2024 की ओवरऑल श्रेणी में देश के शीर्ष 50 संस्थानों की सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान कौन सा है? बेस्ट पिलानी, IIT जोधपुर, या MNIT जयपुर, या IIMS जोधपुर? तो वो था आपका बेस्ट पिलानी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखो 94, राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चुना गया था? वो शिक्षक कौन थे आपके? वो थे एक तो बलजिंदर सिंह बरार और एक हुकमचंद चौधरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बलजिंदर सिंह बरार और हुकमचंद चौधरी कौन से? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। इस इवेंट में उसका स्कोर क्या था? तो इस इवेंट में उसका स्कोर था 228.7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 देखो,
11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में किस राज्य की टीम को हराकर खिताब जीता? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो किस टीम को हराया था? उन्होंने हराया था उत्तर प्रदेश को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 97 देखो, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सबसे सेंटर कहाँ है? जयपुर में, ये सत्य है। एलोपैथिक वेलनेस सेंटर कहाँ है? उदयपुर में। विप्रो हाइड्रोलिटिक प्लांट जोधपुर में नहीं है, तो असत्य का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98। 3 सितंबर को संपन्न हुए राज्यसभा उपचुनाव में राजस्थान से किसे निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया? तो चुना गया आपके रणवीर सिंह को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, पिछहत्तरवें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? जो 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था आपका गाड़ोता दुद्दू के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए माइनर 7 का। राजस्थान में टाइप ए डायबिटीज के बचाव के लिए किनके द्वारा संयुक्त रूप से मिशन मधुहारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एनएचएम या हेमा फाउंडेशन द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एनएचएम व क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा, केंद्रीय चिकित्सा मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान व वेदांता फाउंडेशन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान या एनएचएम व वेदांता फाउंडेशन द्वारा। तो ये चलाया जा रहा है आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एनएचएम व क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप डाउनलोड करके एनालिसिस कर सकते हैं। सभी पेपर डाले हुए हैं जीके के और सब्जेक्ट के पेपर भी डाले हुए हैं। कल करेंगे हम माइनर टेस्ट 8 का एनालिसिस। ठीक है दोस्तों।